हाय, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक वाछाणी। मैं ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ गांधीनगर गुजरात से। हम काफ़ी सारे पेशेंट्स देखते हैं जिनको जॉइंट पेन होता है। जॉइंट पेन मतलब कि आर्थराइटिस। आर्थराइटिस काफ़ी जगह पे हो सकता है, शरीर के कोई भी जॉइंट में हो सकता है। पेशेंट को पेन, स्टिफनेस, जॉइंट का स्वेलिंग, रेडनेस और रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होना, मतलब कि उनका जॉइंट का मूवमेंट पूरा नहीं आता, जो उनके सिम्टम्स रहते हैं, जिसको आर्थराइटिस हम ब्रॉड टर्म में बोलते हैं। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, जिनमें से है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटोइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, जोएनल आर्थराइटिस, पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, मतलब कि किसी को फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद आर्थराइटिस होता है, पोस्ट इन्फेक्शन आर्थराइटिस। हमारा जॉइंट जो बनता है, दो हड्डियों के एंड पे कार्टिलेज रहता है, जिससे हमारे जॉइंट की स्मूथ मूवमेंट्स होती है, जो धीरे 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 वेयर एंड टेयर होता है, मतलब कि कार्टिलेज घिस जाती है। इसके रिस्क फैक्टर्स हैं एज क्यों? क्योंकि शरीर का हर एक ऑर्गन, जैसे कि आईज, हार्ट, लंग्स, वो सब धीरे धीरे एज के साथ डैमेज होता है। सिमिलरली वैसे ही जॉइंट भी डैमेज होते हैं। सेकेंड है फीमेल जेंडर। फीमेल्स में क्यों ज़्यादा दिखता है? क्योंकि इंडिया में शॉर्ट स्टेचर, और दूसरा मेनोपॉज के बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से कार्टिलेज डैमेज होना स्पीड अप हो जाता है। तीसरा है ओबेसिटी, क्योंकि वेट ज़्यादा होने की वजह से डेफिनेटली जॉइंट्स पे प्रेशर ज़्यादा आता है और स्ट्रेस ज़्यादा आता है। चौथा, पोस्ट ट्रॉमेटिक। ट्रॉमा मतलब कि सिर्फ फ्रैक्चर नहीं है, जॉइंट के अंदर रहे लिगामेंट या इवन मेनिस्कस, अगर वो भी लंबे समय तक डैमेज रहे तो भी आपको अर्ली आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट है जेनेटिक। जेनेटिक मीन्स किसी के जीन्स ऐसे हैं जो मदर फादर में भी होते हैं, जिनको डैमेज हुआ होता है उनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है जॉइंट डैमेज होने का। अब हम बात करेंगे उसका डायग्नोसिस कैसे होता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विवेक वाछाणी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आर्थराइटिस का डायग्नोसिस मेनली 4 चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है: हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन और लैब रिपोर्ट्स। हिस्ट्री मतलब कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कंप्लेन लेके, तो आपके डॉक्टर्स आपको कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि आपको पेन कितने दिनों से है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, आपको कौन सा जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, आपको कौन सा टाइम पे पेन होता है, आपको पेन रेस्टिंग पोजीशन में है या कुछ एक्टिविटी में ही है, आपको मॉर्निंग स्टिफनेस है या नहीं, वगैरह वगैरह। ये सब क्वेश्चंस इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री के बेसिस पे ही ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोसिस हो जाता है कि आपको कौन से टाइप का आर्थराइटिस है। उसके बाद आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि आपके डॉक्टर आपके जॉइंट को जो भी है उनको विजिबली देखेंगे, जैसे बोलेंगे कि आपके हाथ दिखाइए, उंगली आपकी टेढ़ी मेढ़ी है या बेंड हो गई है वो देखेंगे, सीधा खड़ा होने को बोलेंगे, अगर आपके घुटने या पैर टेढ़े हैं तो उससे भी पता चलता है कि आपको कौन से टाइप का आर्थराइटिस हो सकता है। उसके बाद आता है पाल्पेशन, मतलब कि आपके डॉक्टर आपको जो जॉइंट पे पेन है उसको पाल्पेट करेंगे, प्रेस करेंगे, कोई पॉइंट बताएंगे कि आपको यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, कहाँ पे है। उसके ऊपर से आपका लोकेशन और डायग्नोसिस अगेन पता चलता है। फिर आते हैं क्लिनिकल टेस्ट, मतलब ट्विस्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, खुद से हाथ रख के आपको खुद को मूवमेंट करने को बोलते हैं, जिसके ऊपर से हमें क्रेपिटेशंस फील होते हैं। और कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जो लिगामेंट और मेनिस्कस डैमेज है उसके लिए आपके डॉक्टर करते हैं। ये सब चीज़ों के बेस पे ऑलमोस्ट आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए आपके डॉक्टर आपको नेक्स्ट स्टेप यानी कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं या तो सजेस्ट करते हैं, मतलब कि एक्सरे या तो एमआरआई या सीटी स्कैन या पेट स्कैन। वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लिनिकल डायग्नोसिस को रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस से कंफर्म करने के बाद एक कंक्लूजन पे आते हैं। अगर आपका रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस भी अगर कंफर्म नहीं करता है तो कुछ टाइप ऑफ आर्थराइटिस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल रूमेटोइड आर्थराइटिस, गाउट, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो ब्लड में दिखते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं। ये सब चीज़ों के आधार पे आपका कौन सा टाइप है आर्थराइटिस का वो डिसाइड होता है, और उसकी ट्रीटमेंट उसी के बेसिस पे हम आपको सजेस्ट करते हैं। जैसे हमने आपको डायग्नोसिस के बारे में बताया, अब हम आपको ब्रॉडली ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ट्रीटमेंट में मेनली होता है, एक तो है मेडिकेशंस, दूसरा है फिजिकल थेरेपी, तीसरा एक्सरसाइज, चौथा जॉइंट प्रिजर्वेशन इंजेक्शंस या मेडिसिन्स,
और फिर आता है सर्जरी। तो मेडिकेशंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, सप्लीमेंट्री मेडिसिन लाइक ग्लूकोजामाइन, कोलेजन, विटामिन के, कैल्शियम वगैरह वगैरह। उसके बाद कोई अगर आपका आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या गाउट है या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एक बार कंफर्म हो जाता है लैब रिपोर्ट्स के ऊपर, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हम आपको डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसके मेडिसिन ऑस्टियो आर्थराइटिस या नॉर्मल आर्थराइटिस या नॉर्मल जॉइंट पेन से अलग होते हैं। फिर आता है फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन ऑल द केसेस ऑफ आर्थराइटिस। उसके बाद आता है एक्सरसाइज, जो आपके जॉइंट को ओवरऑल हेल्दी रखता है और उसको डैमेज होने की प्रोसेस को स्लो करता है। अगर इसके बाद भी अगर आपको ठीक नहीं होता या आपके आर्थराइटिस का स्टेज इतना बढ़ गया है कि अगर आपका जॉइंट वो अगर ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो नेक्स्ट लेवल ट्रीटमेंट हम सजेस्ट करते हैं, जैसे कि इंजेक्शंस। इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस में होता है हाइड्रोनिक एसिड, पीआरपी, स्टेरॉयड या एसवीएफ थेरापी, जिसके बारे में हम डिटेल में अलग से बात करेंगे। ये ब्रॉडली हम आपको बता रहे हैं कि ये जॉइंट प्रिजर्वेशन की टेक्निक है। अगर उसके बाद भी अगर आपको ठीक नहीं होता है और अगर आप एडवांस स्टेज में आ गए हो कि आपका जॉइंट इतनी हद तक डैमेज हो गया है कि ये सब थेरापी आपको हेल्प नहीं करेगी, देन कम्स अ सर्जरी। लेकिन वो सर्जरी भी आपके आर्थराइटिस और उसके डैमेज और उसका जॉइंट कौन सा है आपका इन्वॉल्वमेंट, उसके ऊपर से डिसाइड की जाती है।